हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्लेषण विधि की। और विश्लेषण विधि का लास्ट पार्ट के अंदर हमारा कुछ पार्ट छूट गया था पोर्शन, उसको हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, विश्लेषण विधि के अंदर जो गुण हैं और वो दोष हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है वह है माध्यमिक स्तर पर अधिक उपयोगी है। यह दोस्तों माध्यमिक स्तर पर अधिक उपयोगी होती है। लेकिन दोस्तों, इस विधि के अंदर जो दोष है वह है समय अधिक लगता है। सेकंड है बीजगणित के समीकरण। अब बीजगणित के समीकरण के अंदर इस विश्लेषण विधि का बखूबी उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम जब बीजगणित के सूत्रों का प्रतिस्थापन करते हैं, स्थापना करते हैं या सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं तो सबसे ज़्यादा विश्लेषण विधि का ही उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका जो दोष है वह यह है कि छोटी कक्षाओं या छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए अनुपयोगी है। यह छोटी कक्षाओं के जो बालक हैं उनके लिए अनुपयोगी है। साथ ही दोस्तों, इसमें जो विश्लेषण विधि है उसके अंदर थर्ड जो गुण है वह है कि रेखा गणित की प्रमेयों को सिद्ध करने में उपयोगी है। रेखा गणित की प्रमेय थ्योरम्स को सिद्ध करने में, थ्योरम्स को प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही दोस्तों, ये मानसिक शक्तियों का भी विकास करती है, मानसिक शक्तियों का विकास करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह आगमनात्मक सिद्धांत के ऊपर आधारित है। यहाँ से भी यह स्पष्ट हो चुका है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं संश्लेषण विधि के बारे में। तो संश्लेषण विधि को हम कहते हैं समेटने एवं गूंथने की विधि। दोस्तों, विश्लेषण विधि के अंतर्गत जब हम खंड खंड करते हैं और उन खंडों को जोड़ करके और जो हमारे पास निष्कर्ष आता है वह संश्लेषण विधि से ही प्राप्त होता है। वह निष्कर्ष सत्य तो होता ही है और वह सार्वभौमिक भी होता है। दोस्तों, इस संश्लेषण का जो अर्थ है वह होता है जोड़ना। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। मतलब जो हमने कई पार्टों में कोई प्रॉब्लम को डिवाइड किया था उसको हम एक कर देते हैं। एक करने के बाद में उसको हम जोड़ना ही कहते हैं दोस्तों। तो यह संश्लेषण विधि के अंतर्गत ही आता है। और यह विश्लेषण विधि की पूरक विधि है ये, और यह विपरीत विधि भी है। तो विश्लेषण में संश्लेषण पूरक होती है, क्योंकि दोस्तों विश्लेषण विधि के अंदर खंड खंड किया जाता है समस्या का, जबकि संश्लेषण के अंदर उन खंडों को जोड़ा जाता है। तो हुई ना एक दूसरे की पूरक विधियां। अब दोस्तों, अगला है विश्लेषण कार्य के पश्चात ही संश्लेषण किया जाता है। हम पहले किसी भी समस्या का समाधान करते समय पहले उसका विश्लेषण करते हैं, जिसको हम कह देते हैं इंग्लिश के अंदर पोस्टमार्टम। दोस्तों, तो विश्लेषण करने के पश्चात उसको हम मिलाते हैं और एक नया सॉल्यूशन जब हमें मिलता है तो वह संश्लेषण ही कहलाता है। दोस्तों, इसके लिए कोटेशन है प्रोफेसर यंग का, बहुत ही फेमस है और बहुत ही माना हुआ है कि संश्लेषण विधि में जहां सूखी घास में से तिनका निकाला जाता है, संश्लेषण विधि में जहां सूखी घास में से तिनका निकाला जाता है, वहीं विश्लेषण विधि में तिनका स्वयं सूखी घास से बाहर निकलना चाहता है। तो कितनी प्यारी लाइन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। और ये हमारे प्रिय प्रोफेसर यंग के द्वारा कहा गया कोटेशन है। अब दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं हमारी अगली विधि है प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रयोगशाला की विधि के अंदर दो चीज़ें काम करती हैं। पहली, अवलोकन के द्वारा सीखना, दूसरी है करके सीखना। इट्स मीन लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग बाय डूइंग। तो अवलोकन के द्वारा हम सीखते हैं और करके सीखते हैं, यह मेथड प्रयोगशाला विधि है। दोस्तों, इसका जो आधार है वह है आगमन विधि पर आधारित होती है। तो यह आगमन विधि पर ही आधारित होती है। दोस्तों, अब हम इसके गुण और दोषों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो इसका गुण है वह है आगमन विधि का क्रियात्मक रूप होता है। जो आगमन विधि है जिसके अंदर हम मन मस्तिष्क के अंदर मानसिक क्रियाओं को विकसित कर पाते हैं, मस्तिष्क की जो शक्तियाँ हैं उनका हम विकास कर पाते हैं दोस्तों। तो वहीं यह उसका क्रियात्मक रूप भी होता है जिसको हम करके ही सीख सकते हैं। दोस्तों, ये क्रियात्मकता का रूप है। और यह इसका दोष है वो सबसे बड़ा ये है कि ये खर्चीली होती है। तो यह गुण है इसका, यह आगमनात्मक सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात, उदाहरण से नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। वैसे ही कार्य करती है जैसे आगमन विधि कार्य करती है। समय में परिश्रम अधिक लगता है, यह इसका एक दोष भी है। दोस्तों, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने का अवसर प्रदान करती है। यह हमें ज्ञानेंद्रिय, क्योंकि ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी होती है, हमारी जो मानसिक शक्तियाँ हैं वही तो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, और इनके द्वारा ही हम सीखने का
अवसर यह हमें प्रदान करती है दोस्तों। लेकिन इसके लिए दोस्तों कमी क्या रहती है कि हमारे पास प्रशिक्षित अध्यापक नहीं मिलते। इसलिए दोस्तों इसका दोष यह हो जाता है यहाँ पे कि प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे कि आप है, जैसे दोस्तों आप सारी गणित की शिक्षण विधियाँ सीख जाएंगे, उसके बाद में उनका प्रयोग जब करोगे तो आप एक प्रशिक्षित अध्यापक ही कहलाओगे दोस्तों। यह प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, ये तो होना ही है दोस्तों, क्योंकि हम आगमन विधि में का सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है वह यही होता है। और इसका जो दोष है दोस्तों वह है प्रत्येक संप्रत्यय को इसी विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। प्रत्येक संप्रत्यय को, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं इनके लिए अलग मेथड्स का हमें यूज करना होता है दोस्तों। और है फिफ्थ जो इसका गुण है वह है शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यों की पूर्ति में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है दोस्तों। तो अब हम चर्चा करते हैं प्रदर्शन विधि के बारे में दोस्तों। प्रदर्शन जो विधि होती है उसके अंदर सबसे बड़ी जो खासियत यही होती है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। वह सिद्धांत होता है देखो, सुनो और समझो। देखना भी है, सुनना भी है और समझना भी है। ये तीन चीज़ों को मिला करके एक विधि बन रही है, वह है प्रदर्शन विधि। तो इस सिद्धांत पर यह आधारित होती है दोस्तों। और यह मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाती है, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाती है। मतलब कि दोस्तों यह है क्या करती है, जैसे हमें मूर्त का मतलब होता है कि मूर्त, मूर्त यानी सूरत, यानी कोई भी आकृति या कोई फिगर जो हमें दिखाई देता है वह मूर्त होता है। और उस फिगर के जो भाव हैं वह अमूर्त होते हैं दोस्तों। उन चीज़ों को समझना प्रदर्शन विधि के माध्यम से ही संभव है दोस्तों। इस विधि में बालकों की सूक्ष्म प्रेक्षण क्षमता का विकास होता है। बालक अमूर्त संप्रतियों को मूर्त रूप में विभिन्न सामग्रियों के माध्यम से समझता है और यह पूरी प्रक्रिया अध्यापक केंद्रित होती है दोस्तों। लेकिन इस प्रक्रिया में ध्यान रखना, यह बालक केंद्रित प्रक्रिया नहीं है, यह अध्यापक केंद्रित प्रक्रिया है। और इसके अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रदर्शन विधि केंद्रित होती है, बालक अध्यापक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये अध्यापक केंद्रित प्रक्रिया है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। अब हम चर्चा करने वाले हैं जो अगली विधि है हमारी ह्यूरिस्टिक विधि। और इस विधि का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वह यह होता है कि जैसे दोस्तों अभी तक तो जो हम विधि पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या होता था कि हम 3 स्तर के छात्रों को संप्रेषण कर रहे थे, उनके लिए अध्यापन का कार्य करवा रहे थे। जैसे कि 3 प्रकार के छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, औसत छात्र और कमजोर छात्र। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विधियाँ हमने 6 विधियाँ पढ़ी हैं अब तक लास्ट वाली, उनसे कमजोर छात्र और औसत छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन जो दोस्तों 7वीं जो विधि है ह्यूरिस्टिक विधि, वह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करते हैं क्यों यह उपयोगी है। तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि है हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा प्रतिपादित विधि। ह्यूरिस्टिक विधि को आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया। और ह्यूरिस्टिक जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा, ये ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्टो को से हुई थी। और इसका जिसका अर्थ होता है आई डिस्कवर, यानी मैं खोजता हूँ। इसका मतलब होता है दोस्तों मैं खोजता हूँ। इसी कारण ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण, अनुसंधान और खोज विधि कहते हैं। तो दोस्तों और जो ये कार्य करने वाले होते हैं वह आप भी समझदार हो दोस्तों, इन कार्यों को कौन कर सकता है, प्रतिभाशाली बालक ही इन कार्यों को कर सकते हैं दोस्तों। और इस विधि का जो आधार होता है दोस्तों, ये इस विधि का आधार आगमन विधि होती है, आगमन विधि के ऊपर ही आधारित होती है। जिस दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं प्रायोजना विधि के बारे में। तो प्रायोजना विधि, इस विधि का सर्वप्रथम जो विचार है वह जॉन डीबी ने दिया था तथा प्रतिपादक जॉन डीबी के शिष्य किलपैट्रिक हैं। तो दोस्तों इसको किस ट्रिक के माध्यम से याद किया जाएगा, जैसे दोस्तों कि आप समाज के अंदर बैठे हुए और कोई आपके पेट में कील चुभो रहा है, तो वह किसी न किसी उद्देश्य, किसी न किसी योजना के कारण ही वह आपके पेट में कील चुभो रहा है। तो दोस्तों इस विधि को फिर किलपैट्रिक से कोरिलेट कीजिए और फिर उसे कीजिए प्रायोजना विधि। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। और इस विधि का महात्मा गांधी के बेसिक शिक्षा मॉडल, उस पर सर्वाधिक बल यह विधि देती है, प्रायोजना विधि देती है। सहकारिता आधारित क्रियात्मक विधि है, इसलिए प्रायोजना विधि को कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही दोस्तों बालकों में सामाजिक गुणों का यह विकास भी करती है। समवाय, समवाय दोस्तों ये वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका मतलब होता है कोरिलेशन, मतलब कि एक दूसरे को अंतर संबंधित करना के सिद्धांत पर यह विधि आधारित होती है।
और यह स्वयं परिश्रम करने तथा समस्या समाधान तक पहुंचने की प्रकृति का विकास करती है और समस्या समाधान तक पहुंचने की प्रकृति का विकास करते हैं। दोस्तों, प्रायोजना विधि 4 प्रकार की होती है। पहली है सृजनात्मक विधि, रचनात्मक प्रायोजना जिसे बोलते हैं, समस्यात्मक प्रायोजना, अभ्यास प्रायोजना और आनंददायी या रसास्वादन प्रायोजना। दोस्तों, सबसे पहले हम सृजन करने लगते हैं या रचनात्मकता के लिए एक प्रायोजना बनाते हैं, फिर उस समस्या, उसके अंदर क्या समस्या आती है, उस प्रायोजना का निर्धारण करते हैं, फिर उसका हम बार बार जब अभ्यास करने लगते हैं तो वह हमें आनंद देने वाली या उसके अंदर हम रसास्वादन का अनुभव करने लगते हैं। इस तरह की ये प्रायोजना विधि 4 प्रकार की होती है। दोस्तों, अब हम प्रायोजना विधि के सोपान की चर्चा कर लेते हैं और प्रायोजना विधि के 6 सोपान होते हैं। सबसे पहले समस्या की उपस्थिति या परिस्थितियों का निर्माण। पहले हम यह निर्धारित करते हैं दोस्तों कि समस्या क्या है और यह किन परिस्थितियों के कारण समस्या उत्पन्न हुई है और ये किन परिस्थितियों का निर्माण करती है, आदि चीज़ों का हम सबसे पहले समस्या की उपस्थिति इनका निर्धारण करते हैं। दोस्तों, फिर हम एक कोई योजना बनाते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि इससे निदान पाने के लिए तो वह प्रायोजना का चयन, जिसका सेकंड सोपान है। और थर्ड सोपान ये है कि जब हम योजना बनाते हैं तो उसकी रूपरेखा बनाते हैं और कार्यक्रम को निर्धारित करते हैं कि कार्यक्रम भी बनाते हैं तथा उत्तरदायित्वों का विभाजन करते हैं। जैसे कि मान लो कोई हमारे अंदर अभी कोरोना काल चल रहा है और इसके अंदर क्या है कि कक्षा के अंदर बालक पढ़ नहीं सकता अभी आकर के, क्योंकि वायरस संक्रमण का खतरा रहता है। तो दोस्तों, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन लॉन्च हुई है। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हमारी समस्या की उपस्थिति क्या हुई, कोरोना वायरस और परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि बालक कक्षा के अंदर आ नहीं सकता। तो दोस्तों, फिर एक प्रायोजना का चयन किया। हमारे अंदर एक मन में अंदर विचार आया कि हम किस तरह से संप्रेषण कार्य करें जिससे ही बालक अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सके। तो हमने फिर क्या किया, एक प्रायोजना की रूपरेखा तैयार की कि दोस्तों क्या किया कि हमने सोचा कि अब ज़्यादातर बच्चों के पास में मोबाइल है तो वो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह का हमने एक रूपरेखा बनाई। तो दोस्तों, फिर हमने क्या किया कि हमारी टीम को एक उत्तरदायित्व को विभाजन कर दिया कि आप ये कार्य करेंगे। हमने अलग अलग कार्यों को अलग अलग लोगों को बांट दिया, जिससे कि वो क्या हो गया, उत्तरदायित्व का विभाजन हो गया। अब दोस्तों वो कार्य प्रारंभ हुआ तो दोस्तों यह हो गया प्रायोजना का क्रियान्वयन। दोस्तों, फिर उसका मूल्यांकन किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया कि ये किस तरह से असेसमेंट किया गया कि इस किस तरह से ये कार्य चल रहा है, रेस्पॉन्स कैसा है, ये सारी चीज़ों का निर्धारण किया गया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि इसका लेखा जोखा रखना और अभिलेख संधारण करना। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कौन सा वीडियो किस डेट में रिलीज किया था। यदि स्टूडेंट्स की डिमांड है कि इस वीडियो को हमें वापस देखना है, कई स्टूडेंट्स नहीं देख पाते, तो उस हिसाब से हम फिर वीडियो वापस रिलीज करें। ऐसी कई परिस्थितियों का निर्माण है, वह या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा बच्चों के साथ संप्रेषण हो या उनको पढ़ाना हो, सारी चीज़ें, ये एक परिस्थिति का निर्माण हुआ और यह प्रायोजना विधि के 6 सोपानों के ऊपर निर्भर है। तो दोस्तों, आज हमने 8 विधि देखी और 8 विधियों का सभी का मूल उद्देश्य यह था कि किस तरह से बालक का सर्वांगीण उत्कर्ष किया जाए। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आपका बहुत धन्यवाद।